हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनडीए यूजीसी नेट चैनल पे। दोस्तों, मैं प्रेरणा मिश्रा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड एमए इन इकोनॉमिक्स। I was former assistant professor at Pippen Degree College, Kanpur University, and I have 3-year working experience. So friends, welcome to Let's Crack NTA UGC Net channel and India's largest learning platform Unacademy पे। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। आपको अगर अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उन सभी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से लाइव। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में क्या है कि आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एनडीए यूजीसी नेट की इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो आपको अपने सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स मिलेगा। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कि इधर से कोई टॉपिक कवर करें, इधर से कोई टॉपिक कवर करें। सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेंगे, क्विज मिलेंगी सॉल्व करने को, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल जान पाएंगे कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, ये आपको अनलिमिटेड मिल रही है। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। ओके, अनअकैडमी को इंस्टॉल करने के लिए अपने फ़ोन पे आप गूगल प्ले पे जाएं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। उसके बाद आप उसमें डालेंगे एनटीए यूजीसी नेट, तो आपका ये सब्सक्रिप्शन चार्ट खुल के आएगा, जिसमें आप अगर 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पड़ेगा ये कुछ 11,550 के नियर अबाउट। एंड अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 16,800 के नियर अबाउट। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारा कोड यूज़ करते हैं, मेरा कोड PRERNA प्रेरणा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी जो 12 मंथ की फ़ीस होगी वो जाके पड़ेगी कुछ 10,395 के नियर अबाउट। एंड 24 मंथ की आपकी पड़ेगी 15,120 के नियर अबाउट। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये क्लासिकल थ्योरी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। जिसमें मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर किसी इकोनॉमिस्ट का सिद्धांत नहीं है, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट की थ्योरी नहीं है। ये जितने भी हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जैसे कि रिकार्डो, जेएस मिल, मार्शल, पीगू, इनके द्वारा इन्होंने जो अपने अपने विचार जो प्रस्तुत किए थे ना, अपनी जो थ्योरीज दी थी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उन सबका मिक्सअप करके बनाई गई है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। टू देम फुल एम्प्लॉयमेंट was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. The tendency of the economic system is to automatically provide full employment. यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अगर इन केस कोई फ्लक्चुएशन होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आता भी है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू वो सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती है ना। उन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. The tendency of the economic system is to automatically provide full employment. Okay? अब हम इसके एजम्पशन की बात करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि उन्होंने, जैसा कि हमने बात की, कि उन्होंने माना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया जाता है, यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार का मतलब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ये रहा कि अगर हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें काम मिलेगा। सपोज अगर हमें कोई जॉब मिलती है और उसमें हमें सैलरी मिल रही है 10,000, ओके, बट
हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस को देखते हुए, हमारी एजुकेशन, हमारे प्रोफाइल को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें कम से कम 25 to 30,000 मिलना चाहिए इस जॉब को लेकर के। ये 10,000 तो बहुत कम है। तो हम सोचेंगे कि नहीं, हमें ये जॉब नहीं करनी है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रही है, हम ये जॉब नहीं करेंगे। तो हम ये जॉब नहीं करेंगे, ये हमारी अपनी क्या है, इच्छा है। यानी कि अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं तो वो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब हम ऐच्छिक रूप से बेरोजगार हैं। अर्थव्यवस्था में काम की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हम काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी इच्छा है कि हमारे वर्किंग प्रोफाइल को देखते हुए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं जॉब उतर रही है, हमें ये काम नहीं करना है। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अर्थव्यवस्था में काम की कोई कमी नहीं है, रोजगार की मतलब रोजगार पाया जाता है, हम काम नहीं कर रहे हैं तो वो हम ऐच्छिक रूप से बेरोजगार हैं। यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो वॉलेंट्री है, ना कि अनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक नहीं है। ओके। फिर उन्होंने बात की थी कि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो उन्होंने जो बात की थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, उन्होंने सरकारी रोल को नहीं माना है अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उनमें वैसे भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जा रही है वो सभी में पाई जा रही है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, वो लेबर मार्केट हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, सभी में परफेक्ट कॉम्पिटिशन पाया जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने बात की थी कि क्लोज्ड इकॉनमी। तो क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अर्थव्यवस्था क्लोज्ड कब कहलाएगी, जब उसमें फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। फॉरेन ट्रेड मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहे हैं, डेट इज वॉज अवर इम्पोर्ट। एंड अगर हम कोई सामान भेज रहे हैं तो वो हमारे एक्सपोर्ट है। तो यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था में, फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था कैसी है, क्लोज्ड इकॉनमी है। ओके। लेजर फेयर पॉलिसी की इन्होंने बात की थी। लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, लेजर फेयर पॉलिसी का मतलब हुआ कि नो गवर्नमेंट रोल। अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि उन्होंने माना ही है कि सरकार का कोई रोल नहीं होता है अर्थव्यवस्था में। तो उन्होंने बात की है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो लेजिस्फेयर जो वर्ड है, लेजिस्फेयर पॉलिसी जो है, इसको एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एन इंक्वायरी हाँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। ये एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी कब, 1776 में। तो इस बुक में उन्होंने इनविजिबल हैंड के बारे में बात की थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा एक अदृश्य हाथ जो होता है, इनविजिबल हैंड, उन्होंने बोला था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा एक अदृश्य हाथ क्रियाशील रहता है। अदृश्य हाथ का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था है, उन्होंने हस्तक्षेप रहित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। बाजार प्रणाली जिसको हम बोलते हैं कि बाजार प्रणाली अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। बाजार प्रणाली में क्या होता है कि किस चीज़ का उत्पादन होना है, ठीक है, किस चीज़ का उत्पादन होना है, कितना उत्पादन होना है, कितनी मात्रा में उत्पादन होना है, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है, ये सारी चीज़ें मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स होती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। मार्केट में हमें ये लगता है कि जिस चीज़ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मार्केट में जिस तरह की डिमांड होगी, सप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग प्राइस तय होंगे कमोडिटी के। तो यानी ये जो सब कुछ चल रहा है, जो ये मैकेनिज्म चल रहा है, ये मार्केट मैकेनिज्म है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। जिसको एडम स्मिथ ने इज इनविजिबल हैंड भी बोला था। फिर क्वांटिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट एंड मनी इज द ओनली वे टू एक्सचेंज। यानी कि उन्होंने मुद्रा को तटस्थ माना था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो है उसका मनी के रोल को उन्होंने माना था कि वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, बाकी उसका कोई रोल नहीं है अर्थव्यवस्था में। फिर उन्होंने वेजेस एंड प्राइजेस को फ्लेक्सिबल माना था।
उसके बाद उन्होंने बात की थी कि मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि जो हमारी मुद्रा मजदूरी है और जो वास्तविक मजदूरी है। मुद्रा मजदूरी मतलब जो हमें नकद, जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें जो डायरेक्ट जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सैलरी है वो हमारी मनी वेजेस हुई। बट हमें जब हम उसकी एक्स्ट्रा जो हमें फैसिलिटीज़ हैं, उन जब सारी चीज़ों को मिलाते हैं अपनी वेजेस में, वो हमारी रियल वेजेस होती हैं, ठीक है। तो मनी वेजेस और रियल वेजेस को उन्होंने डायरेक्टली रिलेटेड और प्रोपोर्शनल माना था। फिर उनका एक बहुत ही मेन एजम्पशन था कि उन्होंने माना था कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। बचतें जो होती हैं वो निवेश के बराबर होती हैं। और उत्पादन में जो है लॉ ऑफ डिमेंसिक मार्जिनल रिटर्न्स एप्लीकेबल होता है। टेक्नोलॉजी को उन्होंने कांस्टेंट माना था। ओके, अब क्लासिकल थ्योरी के दो बेसिक पिलर, दे आर टू बेसिक पिलर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहली क्या है? सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड सेकंड इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेज लॉ ऑफ मार्केट की। सेज जो थे, जेबी से, अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ऑफ 19th century, arrested that supply creates its own demand. This appears to be simple proposition but has had many different meaning and many sets of reasoning. According to this concept, whenever any product is produced, the demand of that product is also simultaneously generated on account of or through the process of payment of remuneration to the factors of production. ठीक है। In other words, every output produced result in an equivalent demand being generated which leads to its sale so that there is no surplus output or overproduction. Say's law is applicable both in barter economy and in money economy. क्या कहना चाह रहे हैं से? जेबी से ने सबसे पहले क्या बात की थी? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी अगर हिंदी भाषा में बात करें कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या हुए? लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जैसे लैंड है, लैंड को हम प्रोडक्शन के बिहाफ में क्या देंगे? अगर हम लैंड का यूज़ करें, हम रेंट देते हैं, ठीक है। लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को हम क्या देते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी इनकम जनरेट हो रही है ना प्रोडक्शन के बिहाफ में, तो उस इनकम से वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। तो उनका यही कहने का मतलब था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति यानी जो सप्लाई हो रही है वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर रही है, और जितना भी उत्पादन मार्केट में आ रहा है वो पूरा बिक जाएगा। उन्होंने बोला ना कि demand being generated which leads to its sale so that there is no surplus output और ओवर प्रोडक्शन, यानी ओवर प्रोडक्शन नहीं पाया जाता अर्थव्यवस्था में। जितना भी उत्पादन होगा वो पूरा का पूरा मार्केट में आएगा और बिक जाएगा। जितना उत्पादन हो रहा है उतनी डिमांड हो रही है, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ओके, अगर इसको हम ऐसे समझें सेज लॉ ऑफ मार्केट को कि एक सर्कुलर फ्लो ही तो हुआ ना अर्थव्यवस्था में, कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई, ठीक है, उससे हमारी इनकम वही जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का अगर हम उत्पादन करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे किया जाएगा, जो उनकी इनकम होगी जिससे हम डिमांड फॉर गुड्स करेंगे। ओके, हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, डिमांड करेंगे तो उत्पादन होगा। भाई हम डिमांड कर रहे हैं तो उत्पादन भी होगा, फिर उत्पादन होगा तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, फिर हमारी इनकम जनरेट होगी, फिर जब इनकम जनरेट होगी तो फिर हम डिमांड करेंगे। तो ये एक क्या होगा? एक पूरा सर्कुलर फ्लो चलेगा अर्थव्यवस्था में, सेज लॉ से जेबी से के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे इक्वेशन से समझें तो भाई उन्होंने क्या बोला कि जितना भी उत्पादन आ रहा है वो पूरा कंज्यूम कर लिया जा रहा है, वाई इज इक्वल्स टू सी। बट इन रियल क्या होता है? रियलिटी में क्या हुआ? वाई डज नॉट इक्वल्स टू सी। ओके, तो रियलिटी में हुआ क्या? y इक्वल्स टू सी प्लस एस। भाई नॉर्मल, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है ना कि अगर हमारी जो आय है, जो भी चीज़ें आय है हमारा, तो हम उसमें से कुछ कंज्यूम करते हैं, हम कुछ बचाते हैं, दैट इज एस। ओके, और उन्होंने क्या माना था? एस इक्वल्स टू आई। भाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्या बोला था? बचतें जो होती है वो निवेश के बराबर होती हैं। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में रखें तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, आई इक्वल्स टू वाई माइनस सी, ठीक है।
अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, जो हम डिमांड अगर करते हैं, जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, सी प्लस वाई। ठीक है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड हमारी क्या होगी, सी प्लस आई। तो अब अगर हम आई की वैल्यू इसमें रखते हैं, सॉरी, ठीक है, तो ये सी कट गया, तो जो ए डी बराबर क्या हुआ, वाई। ठीक है, तो वही मतलब हुआ ना कहने का, कि जितना भी उत्पादन होता है वो पूरा डिमांड कर ली जाती है, पूरा बिक जाता है। ओके, इसको हमने इक्वेशन के थ्रू समझ लिया। अब हम बात, जैसे कि हमने जेबीसी की लॉ की बात करी, कि उन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है तो वो नॉर्मल होता है, अपने आप मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू वो फ्लक्चुएशन दूर हो जाता है, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा विराजमान होती है, मतलब हमेशा ही रहती है अर्थव्यवस्था में, और जितना भी उत्पादन होता है वो पूरा बिक जाता है, ओवर प्रोडक्शन नहीं पाया जाता है अर्थव्यवस्था में। तो अब कैसे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा है अर्थव्यवस्था में, उसको कैसे दूर करने की बात की थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, तो उसी की बात हम इस चीज़ से समझेंगे, वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट से। जैसा कि हमने एजम्पशन में भी देखा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बात की थी कि वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, एक तो अर्थशास्त्री पीगू थे जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका क्या कहना था, उन्होंने ये बोला था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बोला ही कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इन केस अगर पूर्ण रोजगार नहीं है, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन अर्थव्यवस्था में आ भी रही है, तो उन्होंने बोला था कि वेज रेट को अगर हम कट कर देते हैं, अगर हम वेजेस को कट कर देते हैं, तो हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द क्लासिसिस्ट हैव एडवोकेटेड द मनी वेज कट पॉलिसी to solve the problems of unemployment. The classical economists believe that involuntary unemployment, if it exists in an economy, was a consequence of the rigid wage structure. If wages are lowered sufficiently, all involuntary unemployment would disappear. तो यानी कि ये बात कर रहे हैं ना कि अगर हम मजदूरी को कट कर देते हैं, तो जितनी भी हमारी ये जो अनैच्छिक बेरोजगारी है, भाई ऐच्छिक बेरोजगारी तो क्या हम अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, उसकी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने बोला कि जो अनवॉलेंट्री जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर हम वेज रेट को कट करते हैं तो ये डिसअपियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फिर से मेंटेन हो जाएगा। इट इज़ एज्यूम दैट द सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम ऑफ वेज रेट्स वुड पुश द इकॉनमी टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑन ओ वाई एक्सिस वेज रेट इज टेकन, एंड ऑन ओ एक्स एक्सिस रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टेकन। यानी कि ये हमने ओ एक्स पे क्या लिया है, एम्प्लॉयमेंट लिया है, और ओ वाई पे हमने क्या लिया है, वेज रेट को लिया है। ठीक है, ओ वाई एक्सिस पे हमने वेज रेट लिया, ओ एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट लिया। अब एस इज द लेबर सप्लाई कर्व एंड डी इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी। अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भाई ये जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड क्यों है, और ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड क्यों है। तो सप्लाई कर्व लेबर का इसलिए अपवर्ड है कि वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। भाई जाहिर सी बात है, जब हम वेज रेट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वेज रेट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा लोग आएंगे ना काम करने के लिए। भाई हम, अगर हमें मजदूरी ज़्यादा मिल रही है तो ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे, तो जैसे जैसे यानी वेज रेट बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई हमारी बढ़ रही है। सो द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड द डिमांड कर्व ऑफ लेबर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कि भाई जैसे जैसे हमारी वेज रेट बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा कम होगा पे करने के लिए मजदूरों को, तो हम क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे लेबर की, इसलिए जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। अब हम इस फिगर में देख रहे हैं कि इफ द वेज रेट इज WP1, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि अगर वेज रेट हमारी WP1 है, तो इस WP1 में क्या हुआ,
अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, मान लीजिए ए हमने माना इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो डिमांड है लेबर की वो AM है और जो सप्लाई है वो कितनी है, MT है। तो यानी कि डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा है लेबर की। तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, ये जो MT है ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो हुआ है ना। MT भाई हमारा क्या हुआ, MT इज द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एट WP1 वेज रेट, ठीक है। अब अगर हम, उन्होंने क्या बोला कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर हम वेज रेट को डाउन कर दें, यानी वेज रेट को हम WP1 से अगर हम WP2 कर देते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी डिमांड है, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतनी हमारी सप्लाई है लेबर की। तो ये लेबर क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट का हुआ ना, कि हम जितनी डिमांड कर रहे हैं उतने लोगों को काम मिल रहा है। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। तो टू रिमूव दिस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीगू सजेस्ट दैट द वेज रेट शुड बी रिड्यूस टू WP2 where the demand and supply curve of the labor intersect each other and ON level of employment is maintained. Therefore, the wage cut theory of Pigou can help in eliminating the problem of unemployment. ठीक है, कि उन्होंने यही बात की कि अगर हम मुद्रा मजदूरी, सॉरी, अगर हम मजदूरी को कट करते, वेज रेट को अगर हम डाउन करते हैं, तो हमारा जो डिमांड है लेबर की और जो सप्लाई है लेबर की वो इक्वल हो जाएगी, और हमारा जो अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन आई भी थी वो दूर हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा मेंटेन हो जाएगा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसे समझते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम लोग जानते हैं Y यानी प्रोडक्शन इज द फैक्टर ऑफ L N K T। L मतलब लैंड है, N मतलब जो लेबर जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, K हमारी पूंजी की बात की उन्होंने, और T टेक्नोलॉजी। तो LNKT। तो इन्होंने क्या माना है कि शॉर्ट रन में जो कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, और जो हमारी लैंड जैसा कि सीमित होती है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों ने इसके बारे में बात भी की थी कि लैंड इज ए फिक्स्ड। टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने, जैसा हमने अभी एजम्पशन में पढ़ा कि कांस्टेंट है, कैपिटल स्टॉक को भी उन्होंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो वाई इज द मेन, वाई फंक्शन मेन किसका हुआ, एन का हुआ ना, कि जो हमारा उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो मेन किस पर डिपेंड कर रहा है, लेबर पे। लेबर मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड कर रहा है। एन इज द सिंबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने, जैसा कि अभी हम लोगों ने एजम्पशन में भी बात की थी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग स्केल एप्लीकेबल होता है प्रोडक्शन में। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एम्प्लॉयमेंट ले लिया। एम्प्लॉयमेंट मतलब भाई एन हमने ले लिया, ठीक है।
तो इन्होंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्केल जो होता है वो एप्लीकेबल होता है अर्थव्यवस्था में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे ये, ठीक है, ये हमने माना कि y1 हमारा आउटपुट है जिसमें हमारा रोजगार कितना लग रहा है n1, ठीक है। फिर अगर हमने रोजगार को बढ़ाया n1 से, अगर हमने सॉरी n1 से अगर हम n2 एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो हमारा रोजगार बढ़ के कितना हो जाता है OY2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर अगर हम n3 पे आते हैं, सॉरी फिर से ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन का जो हमारा एक कर्व है, ठीक है, दैट इज OM। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ON1 जो है, अगर हम लेबर लगा रहे हैं, यानी कि अगर ON1 हमारी रोजगार की मात्रा है तो हमारा उत्पादन कितना हुआ OY1। फिर अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के ON1 से ON2 कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन भी बढ़ के OY1 से OY2 हो रहा है। फिर अगर हम उत्पादन को और बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर हम हमें उत्पादन को और बढ़ाना है तो हम रोजगार को और बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो लेबर अगर हम ON3 लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या बढ़ रहा है OY3। लेकिन क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से अगर हम N2 N3 अगर हम मात्रा देखें, जिस हिसाब से हम रोजगार को यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। और अगर हम उसके आगे की भी बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हम रोजगार तो बढ़ाएंगे, मान लो N4 हमने कर दिया, बट हमारा फिर क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने यही बात की थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल होता है प्रोडक्शन में। इसको हम ऐसे समझते हैं आगे कि हाउ मच आउटपुट विल प्रोड्यूस इन दिस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैन बी रीडली नोन फ्रॉम द शॉर्ट रन एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इसको समझने से पहले, इस डायग्राम को समझने से पहले हमें तो ये समझना होगा कि अगर हम, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो डिमांड का कर्व है डी एम पी एन, और ये जो हमारा सप्लाई का कर्व है NS, ठीक है। तो हम अगर डिमांड करते हैं लेबर की, अगर हम डिमांड कर रहे हैं लेबर की, डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें लेबर की डिमांड करनी तो हम कब करेंगे, जब लेबर की मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी अगर उसके वेजेस के इक्वल है,
तो ही तुम उस लेबर की डिमांड करेंगे। MRP इक्वल्स टू वेजेस का मतलब क्या हुआ कि सपोज डेट अगर हम मजदूरी मान लो कि हम मजदूर को मान लो 400 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी MRP क्या है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी वो उत्पादन कितने रुपए के इक्वल कर रहा है, मान लो 350 के इक्वल कर रहा है, बट हम उससे मजदूरी तो 400 रुपये दे रहे हैं, तो हम ऐसे लेबर की डिमांड नहीं करेंगे। हम डिमांड लेबर की कब करेंगे कि अगर हम उसको 400 रुपये मजदूरी दे रहे हैं तो वो हमें 400 रुपये का प्रोडक्शन भी करके दे रहा है, तो हम उसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, तो डिमांड ऑफ लेबर क्या हुआ, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करी ना। जब तक वो उसके इक्वल होगी तभी तक हम लेबर की डिमांड करेंगे। तो फिर MRP को अगर हम फर्दर समझते हैं तो MRP इज इक्वल्स टू क्या होता है, MPP इंटू P। MPP मतलब क्या हुआ, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अगर हम प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू MRP। तो MPP इंटू P इक्वल्स टू W। ठीक है, फिर MPP इक्वल्स टू क्या हुआ, W अपॉन P। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, जो MPP हमारी क्या हुई, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ लेबर। एक लेबर के द्वारा जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है वो उसकी MPP होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि MPP हमारी किसके इक्वल हो गई, W अपॉन P के इक्वल हो गई। तो W अपॉन P हमारा क्या है, यही रियल वेज है। ठीक है, कि भाई मजदूरी है, मजदूरी को अगर हम कीमत स्तर से भाई भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो वो हमारी रियल वेज होती है। तो MPP इज इक्वल्स टू क्या हो गई, रियल वेज हो गई हमारी। तो प्रोड्यूसर लेबर की डिमांड कब करेगा, तब तक करेगा जब तक उसकी MPP यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी उसके रियल वेज के अकॉर्डिंग है, तब तक हम लेबर की डिमांड करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में क्या है कि OI विच इज ड्रॉन इन द लोअर पार्ट ऑफ फिगर 3.2 shows that relationship between employment of labor N and total output Y। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था लेबर का, भाई हमने क्या बताया था कि लेबर का जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जिस हिसाब से मजदूरी बढ़ती जाएगी तो हम डिमांड कम करेंगे लेबर की। सप्लाई कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब मजदूरी बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे। तो इन दोनों को फिगर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि relationship between employment of labor N and total output Y given the stock of fixed capital and given the technology, this is short run production function OY shows that as more workers are employed output increases but at a diminishing rate। है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से हम उत्पादन जब बढ़ा रहे हैं तो हमारे लॉ ऑफ डिमेंशिंग का रिटर्न, लॉ ऑफ डिमेंशिंग रिटर्न स्केल एप्लीकेबल हो रहा है कि भाई जिस, हमने अभी यही बात की कि जिस हिसाब से हम उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जब लेबर को बढ़ा रहे हैं तो जिस हिसाब से हम लेबर बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। ओके,